हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। मैं मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं और मैथ्स क्लास 10th की, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। हम जानेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे और उसके बाद आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज उसी कॉन्सेप्ट पे चलनी है। वो कॉन्सेप्ट है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसको हम जानेंगे और उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर एक इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट अगर में आपको ये बताना हो, सबसे सिंपल अगर आपको इसको करना हो, सिंपल मेथड में आपको करना हो, तो इसका सबसे सिंपल मेथड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी पे बेस्ड आपका ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 केवल इस कॉन्सेप्ट पे जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको हम लिखते हैं a इज इक्वल टू बी इंटू आर, बी इंटू क्यू प्लस आर। यहां पे a जो होगा इसको इंग्लिश में कहेंगे डिविडेंड। a क्या होगा? डिविडेंड होगा आपका, और b जो होगा आपका डिवाइजर होगा, भागफल जो होगा कोशेंट होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो शेषफल होगा। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको सिंपल एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम 5 लिए एक नंबर, और एक नंबर हम 7 लिए। एक नंबर हम 5 ले रहे हैं, एक नंबर 7 ले रहे हैं, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ जानना है तो देखना है कि इन दो नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और जो बड़ा नंबर होगा उसमें हम डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से। मीन्स कि 7 को हम डिवाइड करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमें पता चला कि 7 जो है वो बड़ा है 5 से, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो हमारा जो a हो जाएगा वो a हो जाएगा 7, और जो b हो जाएगा हमारा 5। देख लीजिए यहाँ पे a जो होगा वो 7 हो जाएगा और b जो होगा वो 5 हो जाएगा। अब मैं आपको डिवाइड करके बताता हूं कि 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 7 को, तो 1 टाइम जाएगा, मतलब 5 बन जा 5, और यहाँ पे 5 आया, आपका रिमाइंडर आ गया 2। लेकिन इस मेथड में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो मेथड है आपका, इस प्रमेय में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपका जो कोशेंट मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। किसी भी हाल में रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो 2 यहाँ पे रिमाइंडर 2 है और रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो हम फिर से इसका जो डिवाइजर पोर्शन है, मतलब जो इसका भाजक पोर्शन है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे। मतलब आपका जो भाजक है अगले स्टेप में वो यहाँ पे डिविडेंट हो जा रहा है, मतलब भाज्य हो जा रहा है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं इतने सारे वर्ड्स ले रहा हूँ, इतने सारे वर्ड्स का नाम ले रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं, जो आपका शेषफल आ रहा है और यहाँ पे जो आपका भाजक था 5, उसको फिर से भाज्य के रूप में लेके आना है, और आप अब 5 को डिवाइड करेंगे 2 से। तब तक ये प्रोसेस चलेगी जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, 2 2 सा 4 होता है, तो यहाँ पे 4 जाएगा, और फिर यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 1। रिमाइंडर आ रहा है 1, अभी भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, और हमें रिमाइंडर 0 करना है किसी भी कीमत पे, तो हमें 1 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 को। मतलब इधर का जो आपका डिवाइजर है 2 वो आ जाएगा डिविडेंट में, और 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 2 सा 2, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि 5 और 7 का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहेंगे महत्तम समापवर्तक, उसका महत्तम समापवर्तक 1 हो रहा है। तो अगर हम पहले स्टेप की बात करें, ये जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ये आपका स्टेप बाय स्टेप जाएगा, तो हम स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल हो रहा है। मींस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने यहाँ पे b माना है 5 को, a माना है 7 को। क्यों माना है? क्योंकि हमने बताया कि जो नंबर आपकी बड़ी होगी वो होगी आपकी भाज्य, और भाज्य हम यहाँ पे जब लिखेंगे 7 इज इक्वल टू, तो ये बराबर होगा किसके? बी क्यू प्लस आर के। कैसे? 5 बन जा 5 और रिमाइंडर आ रहा है 2। अब आप इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो 5 बन जा 5 प्लस 2 7 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपका इस पूरे एक्सरसाइज में चल रहा है। अब हम इसको स्टेप सेकंड में ले जाएंगे। स्टेप सेकंड में ले गए तो स्टेप सेकंड में अब जो आपका रिमाइंडर है यहाँ पे 2, ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा हुआ है, यही रिमाइंडर आपका हो जाएगा डिवाइजर।
ये रिमाइंडर आपका मतलब शेष आपका भाजक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब आपका ए हो जाएगा 5 और बी हो जाएगा आपका 2। देख लीजिए यहाँ पे बी हो गया है आपका 2, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 5 को। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में, अगले चरण में आपके क्या होगा कि हम लिखेंगे 5 इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी एक तरीके से मेथड पे ये चलेगा। तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1। आपका जो भाज्य है वो भाजक गुणे भागफल शेषफल के बराबर हो रहा है। अब अगला जो स्टेप है वो यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बचा है, तो अब यहाँ पे 2 जो है वो 2 हो जाएगा आपका ए हो जाएगा और जो 1 होगा वो बी हो जाएगा। मतलब कि 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है और ये अपना स्टेप थर्ड चल रहा है। स्टेप थर्ड में हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। मतलब ये है कि 5 और 7 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 5 और 7 का HCF 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। और अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको समझ लीजिए एक बार। और अगर थोड़ा कम समझ में आया है, नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो को पॉज करिए, बैठ जाइए, उसके बाद समझ के फिर से आइए। तो हम अगला क्वेश्चन फर्स्ट कराने जा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेषफल होता है। और क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर, जो नंबर दोनों दिए हुए हैं वो है, एक नंबर 35 है और दूसरा है आपका 225। 135 और 225 हम देख रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। हम देख रहे हैं 225 इसमें 135 से बड़ा है। तो हमारा जो ए होगा वो ए हो जाएगा 225 और जो बी होगा वो हो जाएगा 135। इसका मतलब कि हम बी से डिवाइड करेंगे ए को, मीन्स 135 यहाँ पे साइड में करते हैं, 135 को डिवाइड, 135 से डिवाइड कर रहे हैं 225 को। तो कितने टाइम जाएगा, तो 135 से जब हम 135 से 225 को भाग दे रहे हैं तो 135 से कम 135 होगा। और यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच रहा है 550, 12 में से 3 गया 9, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच रहा है 90। मतलब कि यहाँ पे आपका स्टेप फर्स्ट हो रहा है। स्टेप फर्स्ट ये हो रहा है कि a इज इक्वल टू, ए यहाँ पे है 225, 225 इज इक्वल टू 135 प्लस 1 इंटू 1 और प्लस 90। अभी रिमाइंडर 90 बच रहा है और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। मतलब इसका ये है कि रिमाइंडर आपका जो है, आपका जो रिमाइंडर है वो आपके इससे मतलब डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, मतलब 135 से छोटा होगा, या फिर इसे हम बी कहते हैं। तो डिवाइजर बी से छोटा, मतलब रिमाइंडर बी से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा अभी 90 बच रहा है। तो रिमाइंडर 90 बच रहा है, इसलिए हम सेकंड स्टेप में लेके जाएंगे। तो अब स्टेप सेकंड आएगा, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए इस प्रमेय के माध्यम से। तो हम 90 को अब डिवाइजर मानेंगे और 135 को डिवाइड करेंगे। तो 135 को जब डिवाइड करें 90 1 जा 90, क्योंकि 2 टाइम्स ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो 90 हो जाए 180 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एक बार में जाएगा। तो 90 1 जा 90, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 45। अब जो 45 है, 45 से डिवाइड करेंगे हम 90 को, तो देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम स्टेप सेकंड लिख देते हैं कि सेकंड स्टेप में आपका जो ये 135 है ये ए हो गया है और जो 90 है वो बी हो गया है। मीन्स कि 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब अगला स्टेप जो होगा, अभी यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो अब ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। मीन्स कि स्टेप थर्ड जाएंगे। स्टेप थर्ड में 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 टू जा 90 और ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो 45 टू जा 90 हो रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं आप रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मीन्स कि हमें HCF निकालना था 135 और 225 का। तो आपको पता चल गया होगा कि 135 और 225 का HCF क्या होगा। तो 135 और 225 का जो HCF होगा वो 45 होगा। मीन्स कि जो लास्ट आपका डिवाइजर होगा, लास्ट आपका जो भाजक, अंतिम भाजक जो होगा, वही इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा,
वही इन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 135 एंड 225 विल बी 45। दिस विल बी योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप में जो दिया हुआ है इसी में 196 और 38,220 अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप इसको समझ गए होंगे। तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप में 196 और 38,220 196 और 38,220 ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हम देख रहे हैं 196 आपका क्या है 196 38,220 हम इसमें देख रहे हैं 38,220 सिंपली पता चल रहा है कि यहाँ पे ये नंबर बड़ा है तो इसको A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। अब यहाँ पे हम 196 से हम डिवाइड करेंगे 38,220 को। चलिए डिवाइड करते हैं। 196 से जब हम 382 को डिवाइड करते हैं तो एक तरीके से इसको 200 मान लेते हैं और 200 2 जा 400 यानी 400 हो जाएगा। 200 दूनी 400 तो इसको एक ही टाइम ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक ही टाइम ले जाएंगे तो 196 हो जाएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 6 गया 6 आएगा। फिर 18 में से 9 गया तो 18 नहीं इसको हासिल दे चुका है तो ये हो जाएगा 7। 17 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 17 में से 9 गया तो 8। फिर ये बचा कितना 2 में से बन गया 1 तो 186 आपका रिमाइंडर आया इसमें। तो रिमाइंडर हमें 0 होना चाहिए लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट हम जब लिखेंगे तो आपका A है 38,220 ये इक्वल होगा किसके 196 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 186। ठीक अभी ये स्टेप फर्स्ट नहीं होगा हालांकि 196 तो यहाँ लिख देंगे लेकिन अभी मल्टीप्लाइड बाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम एक ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इतने बड़े नंबर को। तो 186 आया। अब यहाँ पे जो आपका पुट करेंगे ये 2 आ जाएगा तो 1862 को मतलब 1862 को हम 196 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए टेबल पढ़ते हैं इसको 200 मान लेते हैं। 2 9 18 होता है तो 9 टाइम्स जाएगा तो 9 टाइम्स जाएगा तो 9 6 जा 54 9 छक्का 54 5 आया। फिर 9 9 81 और 81 81 5 86 तो 6 आया। अब 8 हासिल लगा तो 9 1 कम 9 9 1 10 7 17 1764 आया। 12 में से 4 गए 8 ये बचा 5 15 में से 6 गए 9 और ये हुआ 7 में से 7 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आएगा। अब 90 अभी भी रिमाइंडर हमारा क्या हुआ अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है तो हम इसको एक तरीके से ये 0 यहाँ पे उतरेगा तो एक तरीके से ये हम इसको 200 मान रहे हैं तो 2 9 2 चौको 8 2 पंचे 10 980 2 पंचे 10 5 टाइम जाएगा 5 टाइम। तो चलिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 30 की शून्य हाथ आई 3 5 9 45 45 3 48 ये 4 आया 5 1 5 4 9। अब यहाँ पे आपका देख रहे हैं रिमाइंडर 0 आ चुका है। रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है। इस वजह से जो अब इसका एक ही स्टेप में देखा जाए तो कंप्लीट हो गया। मीन्स कि 196 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 195 टाइम्स जा रहा है तो 196 मल्टीप्लाइड बाई 195 रिमाइंडर आपका 0 है तो ये आपका एक ही स्टेप में खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि HCF ऑफ 38,220 एंड 196 का इसका HCF क्या हो जाएगा 195 और यही आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर इसमें फर्स्ट का थर्ड करा रहे हैं तो फर्स्ट का थर्ड जो है अब ये कह रहा है 867 ये दो नंबर दिए हैं। हमें इनमें देखना है कि A ये है B ये है और A जो है हमेशा इक्वल होता है किसके BQ प्लस R के। तो हम B से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे मतलब कि हम 255 से डिवाइड करेंगे 867 को तो 867 255 से 867 को डिवाइड करेंगे तो 255 बन जाए 255 इसमें 7 में से 5 से सब्सट्रैक्ट होगा तो 7 में से 5 जाएगा 2 6 में से 5 1 8 में से 2 612 तो एक टाइम नहीं ले जाना
वन टाइम हमें नहीं ले जाना, हमें ले जाना है ऐसा टेबल पढ़ना है 255 का कि 867 से ज़्यादा ना हो और या तो इक्वल हो जाए। तो 255 हम इसको 250 मान लेते हैं, कितना 250, तो 25 या 75 होता है, तो इसको 3 टाइम्स लेके जाएंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, 765 हो जाएगा। तो 7 में से 5 जब सब्सट्रैक्ट होगा 2 होगा, 6 6 0 और 8 में से 7 1, 102 आया। 102 से डिवाइड करेंगे 255 को, तो 102 से जब 255 को डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 204, इसमें से आएगा आपका 1 और इसमें से आएगा 5। अब 51 से हम डिवाइड करेंगे, अभी क्या है कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, तो 102, तो 51 2 जा 102, इसका अब रिमाइंडर आ गया 0। तो कितने स्टेप में आया, कितने स्टेप में डिवाइड करना पड़ा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख देंगे। तो स्टेप फर्स्ट जो है आपका वो है 255 सॉरी डिविडेंड लिखना पड़ेगा, मतलब भाज्य लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, ए है 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 102। अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपका 255 है ये हो जाएगा ए, मतलब 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 51, ये देखिए 51 यहाँ पे रिमाइंडर आया है। अब अगला स्टेप जो होगा 102 आपका डिविडेंड मतलब भाज्य हो जाएगा, तो 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाइड बाई 2, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो ये स्टेप सेकेंड हुआ और ये स्टेप थर्ड हुआ। तो तीसरे स्टेप में आपका 0 हुआ, मीन्स कि इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इसका HCF क्या होगा 867 और 255 का, तो लिखेंगे HCF 867 और 255 क्या होगा आपका 51, जो लास्ट आपका भाजक होगा या फिर जो आप डिवाइजर होगा वही हो जाएगा इसका HCF, क्या हो जाएगा 51, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो मानते हैं कि कोई माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और यहाँ पे जो b है वो बता रहा है b किस फॉर्म में है, b है 6, b किस फॉर्म में है, b है 6, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5। ये हम कैसे b = 6 आ रहा है, इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये होता है कि a = bq + r होता है, a = bq + r। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6³ + 1 6³ + 1 6³ + 3 और 6³ + 5 दिया हुआ है। तो इसीलिए जो देख रहे हैं आप b है, इस b q के 6 m है कि q है, ठीक है q है, तो b कंपेयर कर रहा है 6 से और q से r135 से, तो इसीलिए 6 हमारा जो b है, मतलब एक तरीके से ये क्या है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका क्या है डिवाइजर है, भाजक है ये b। तो b भाजक जो है कभी भी r से छोटा नहीं होगा, भाजक क्या है आपका कभी r से छोटा नहीं होगा, मतलब r हमेशा भाजक से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, r आपका भाजक से कभी बड़ा नहीं होगा। तो a = bq + r। तो यहाँ पे जो आपका b है, b यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे गिवन फॉर्म में है, दिया है b = 6, तो r जो है वो इस b से हमेशा छोटा होगा,
तो आर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका इतना आर हो सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहती है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब अब आपको क्वेश्चन में जो दिया है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम आर इज इक्वल टू सबसे पहले रखते हैं 0, आर इज इक्वल टू 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो आर इज इक्वल टू जब हम 0 रखते हैं तो ए इज इक्वल टू बी क्या है हमारा 6 क्यू प्लस 0, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6 क्यू। लेकिन क्वेश्चन में विषम पूर्णांक की बात कही गई है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। तो हमें अगर हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एक सम नंबर मिलता है, क्या सम संख्या मिलेगी, यहाँ पे हमें एक सम संख्या मिलेगी, जबकि क्वेश्चन में विषम संख्या की बात कर रहा है। तो हमें 0, 2, 4 इन नंबर को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 6 में अगर कोई सम नंबर है, अगर कोई सम नंबर है, मान लीजिए ये एक कोई जैसे 6 तो आपका सम नंबर है, अब इसमें आप कोई विषम नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसमें कोई सम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम देखते हैं कि 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। अगर हम सम संख्या का सम संख्या से मल्टीप्लीकेशन करते हैं और सम संख्या का विषम संख्या से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दोनों ही स्थिति में, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलता है, सम संख्या मिलती है। क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप में तो हमें सम संख्या मिलेगा, लेकिन इसमें कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो हम क्या, हमें रखना पड़ेगा हर स्थिति में विषम पूर्णांक रखना पड़ेगा, विषम संख्या रखनी पड़ेगी। मतलब कि हमें हर स्थिति में 1, 3 और 5 चाहिए। तो कब मिलेगा? जब हम यहाँ पे कोई सम संख्या आ जाएगी और उसमें अगर हम विषम संख्या का, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को ऐड कर रहे हैं, विषम संख्या को ऐड कर रहे हैं तो हमें एक विषम संख्या मिलेगी। हमें क्या होगा? एक विषम संख्या मिलेगी। तो एक तरीके से अगर 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में लिखें, ए इज इक्वल टू 6 क्यू में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और हमें यही तो फाइंड करना है, 6 क्यू प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका, यहाँ से मैंने इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दिया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में ए इज इक्वल टू, अगर मैं बी क्यू 6 क्यू प्लस, ये सम होगा आपका, और ये 6 क्यू अगर मैं इसमें 2 रखता हूँ, मतलब आर इज इक्वल टू 2 रखने पर, आर इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो हमें ये फिर से सम मिल जाएगा। क्यों सम मिलेगा? क्योंकि 6 क्यू एक तरीके से सम संख्या होगी ही और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो वो सम ही मिल जाएगा। तो हमें निकालना है 6 क्यू प्लस 3। तो नेक्स्ट स्टेप में ए इज इक्वल टू 6 क्यू, अब यहाँ पे हम 3 रखेंगे, आर इज इक्वल टू 3 रखने पर, आर इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने आर इज इक्वल टू 3 रखा तो हमें ये मिल गया, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। अगला रहेगा कि अब हम ए इज इक्वल टू, दिख रहा है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, लेकिन ये तो हमें क्या मिलेगा? ये हमें एक सम नंबर मिलेगा, तो ये सम संख्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी, दिख रहा है यहाँ पर। तो ए हमें जो मिलेगी वो सम संख्या मिलेगी। अब हम अगला स्टेप करते हैं कि हम आर इज इक्वल टू रखेंगे 5। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, जो ये आपकी प्रमेय है, इसमें हम आर इज इक्वल टू 5 रखेंगे। तो दिख तो रहा है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, आर इज इक्वल टू 5 रखने पर। तो आर इज इक्वल टू जब 5 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 5 मिल जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड से यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड से यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है? अब आपके क्वेश्चन में जो दिया है, देखिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 6 क्यू प्लस 1 मिला है, ये देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में 6 क्यू प्लस 3 मिला है, और इक्वेशन नंबर 5 में जब हम रिमाइंडर 5 रखे हैं तो हमें मिल गया 6 क्यू प्लस 5। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से यह सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। ये आपका प्रूव हो चुका है।
फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आप बुक लिए होंगे तो बुक में ये क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो एक यहाँ पे यह है कि समान स्तंभों वाले, मतलब जो आपका कॉलम हो तो वो जो हो उसमें समान लोग रहें, ठीक। तो समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें भी मार्च कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे जो क्लू पॉइंट है, एक जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान देने वाला है, तो वो पॉइंट है आपका अधिकतम। और जहां पे अधिकतम लग जाए वहां पे HCF निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। ये होता है महत्तम समापवर्तक। और अगर जहां पे न्यूनतम कह देता है, अगर कहीं पे न्यूनतम कह रहा है तो वहां पे LCM निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है लघुत्तम समापवर्तक। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है LCM और HCF में। तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अधिकतम कह रहा है तो हमें इसका HCF निकालना होगा। तो HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसमें हम निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल देते हैं यूक्लिड विभाजन मेथड से। फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है कि यूक्लिड विभाजन मेथड से ही आप इसको निकालिए। तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना में 32 सदस्य, तो 616 एक नंबर है 616 और एक है 32। इसका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो यहाँ पे जो आपका A है वो 616 है, B 32 है। तो 32 से आप डिवाइड करेंगे 616 को, तो 32 एकम 32 एकम 32 आया क्या? यहाँ पे 11 में से 2 गया 9 और यहाँ 5 में से 29। 11 में से 2 गया 9 और ये हुआ 5 में से गया 2। 29 से 32 को डिवाइड करेंगे, 29 बन गया 29। ये आ जाएगा आपका 3 से डिवाइड करेंगे 29 को, 3 से डिवाइड करेंगे। कहीं गलती हो रही, यहाँ पे गलती हो रही है। क्यों? क्योंकि जब 29 आ रहा है तो यहाँ पे भी 6 आपको रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो कितने, इसको 30 मान लेते हैं, 9 टाइम जाएगा। कितने टाइम? 9 टाइम। 9 2 जा 18, 1 हुआ, 9 3 जा 27 + 1 28। अब यहाँ से आएगा आपका 6 में से 8 गया, 6 में से 8 गया 8 और ये 8 0 हो गया। अब बचा 8 से डिवाइड करेंगे आप 32 को, 8 4 जा 32 होता है और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसका जो HCF होगा, देखिए स्टेप फर्स्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? A = BQ + R। तो यहाँ पे A क्या है? A है 616 और B क्या है? 32। B क्या है? 32। स्टेप फर्स्ट में हम 32 से, स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है? 616 इक्वल हुआ किसके? 32 × 19 + 8। अब जो अगला स्टेप होगा ये A हो जाएगा, मतलब 32 = 8 × 4 + 0। अब इसके ऊपर वाली जो नंबर होती है वही आपका HCF हो जाता है। मतलब कि HCF ऑफ 616 एंड 32 होगा, क्या होगा? 8। और यही आपका आंसर हो जाएगा। कि कह रहा है कि उन दोनों समूहों की, कह रहा है कि आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लिख दोगे अधिकतम संख्या क्या है उन स्तंभों की? 8 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है सेकेंड क्वेश्चन। आपका थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में हो सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन करते हैं। पहली चीज इसमें जो ध्यान देने वाली है, तो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमें पहली चीज वर्ग पे ध्यान देना है, वर्ग पे। और दूसरा जो वर्ग पे ध्यान देना है,
और दूसरा जो फॉर्म कह रहा है वो कह रहा है 3m और 3m+1 के फॉर्म में, 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू, ए इक्वल होगा किसके, बी क्यू प्लस आर के। हमें बी क्यू, बी हमें पता है कि बी होगा क्या 3, और जब बी 3 है तो आर आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इसको जब हम इस पे रखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, जब हम रखेंगे इस प्रमेय में, जब हम रखेंगे तो हमें वहां तक पहुंचना है इसके थ्रू। a इज इक्वल टू बी के जगह पे 3 रखना है, हमने यहाँ पे b 3 माना है, q है, r हमें 0 रखना है, तो हम पा जाएंगे a इज इक्वल टू 3q। लेकिन हमें स्क्वायर वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 क्यूब स्क्वायर, मतलब q का स्क्वायर। अब हम इससे 3 को कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 3q स्क्वायर। अब हम इसको 3q स्क्वायर को माना 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, इसको हमने माना 3q स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m। तो हमें ये फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब हम सेकंड नंबर करते हैं, हम 1 रखेंगे r के जगह पे, तो r इज इक्वल टू 1 रखने पर, r इज इक्वल टू 1 रखने पर, यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 रखने पर, r इज इक्वल टू 0 रखने पर, अब अगला स्टेप होगा r इज इक्वल टू 1 रखने पे। जब हम r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू b हमारा है 3q प्लस 1। अब हमें स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम ये जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, वहीं पे लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 3 3 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देते हैं 1, या फिर 2ab कर देते हैं 2 3 6q प्लस b स्क्वायर मतलब 1। अब ये हो जाएगा, इन सबसे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 3 9q स्क्वायर प्लस 3 2 2q फिर प्लस 1। अब ये मिल गया, हम इसको मान लेते हैं m, तो यहाँ लिख देंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, तो हो जाएगा 3m प्लस 1 और a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आपका यहाँ भी प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन था, दर्शाइए कि कोई धनात्मक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। तो बिल्कुल ये इक्वेशन नंबर सेकंड कर देंगे इसको, और लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। बस इतना लिख देने का इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, तो इतना लिख देंगे और प्रूव हो जाएगा ये। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m। सबसे पहली चीज इसमें देखना है, घन के लिए कह रहा है, फिर कह रहा है 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में हो सकता है। क्या होता है, 9m+1 9m+8 के रूप में होता है, घन करते हैं जब हम किसी के धनात्मक पूर्णांक का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है और b इज इक्वल टू क्या है 9। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना b इज इक्वल टू 3। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, b इज इक्वल टू हमें 3 मानना पड़ेगा। वैसे होना तो 9 चाहिए, वो 9 हो सकता है,
लेकिन 3 इसलिए क्योंकि अगर हम 9 रखेंगे तो बहुत लंबा, क्योंकि इसका क्यूब जब हम करेंगे तो ये बहुत लंबा फॉर्म हो जाएगा, बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा और क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए जो हम बी मानते हैं वो बी इज इक्वल टू हम 3 मानेंगे यहाँ पे। तो बी को हम 3 मान लेते हैं। तो जब हम बी 3 मानेंगे तो हमारा आर क्या होगा, आर होगा 0 1 और आर होगा 0 1 और 2 हो जाएगा। तो चलिए इस चीज को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये है। तो चलिए करते हैं। ए इज इक्वल टू बी है हमारा, हमने माना 3, तो 3 क्यू प्लस 0, क्यों, क्योंकि आर इज इक्वल टू 0 रखने पर तो हम ए इज इक्वल टू 3 क्यू पा जाएंगे। लेकिन हमें घन करने को कहा है, तो ए क्यू इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब, क्यूब का क्यूब। तो ये लिख दोगे यहाँ पे घन करने पर, घन करने पर। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। अब ए क्यूब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इससे हम 9 कॉमन ले लें तो 9 3 जा 27 और क्यूब का क्यूब। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, माना 3 क्यूब का क्यूब इज इक्वल टू एम, तो ये हो जाएगा 9m। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब r इज इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे 1। जब हम r इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये होगा फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू, बी है हमारा 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू क्यू प्लस r है 1। अब a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1। अब घन करेंगे इसका, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पे वही लग जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर a क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 क्यूब का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3 3 जा 9 क्यूब स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3a 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3b स्क्वायर है मतलब 3 बन जा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 9 क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। अब यहाँ से a क्यूब है आपका, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा क्यूब प्लस ये बचा 1। तो इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। यहाँ पे मान लेंगे कि माना 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू m। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर आपका सेकंड, दिख रहा होगा अगर आपको, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें लिखना है 2, हमें लेना है 2 यहाँ पे, d इज इक्वल टू रिमाइंडर जो है मानना है 2, तो a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 तो 2। अब हमें क्यूब करेंगे यानी घन करने पर, घन करने पर हर जगह जहाँ जैसा होगा उस तरीके से आप लिख देंगे। यहाँ भी लिखेंगे घन करने पर, वहाँ पे वर्ग करने पर और यहाँ पे घन करने पर। तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3a स्क्वायर भी मतलब 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 3 3 जा यहाँ पे 27 क्यूब स्क्वायर होगा और यहाँ पे होगा 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यूब। तो 3 3 जा 9 2 जा 18 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 जा 9 3 जा 27 ए क्यूब मतलब 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54 क्यूब स्क्वायर होगा। इसका मतलब यहाँ भी होगा ए क्यूब का मतलब है ए क्यूब 3a स्क्वायर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 ये सही है, यहाँ पे 1 है ना इसलिए
ये 54। अब यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो ये होगा 9 3 जा 27 क्यू का क्यूब प्लस 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18 और क्यू प्लस 8 हो जाएगा। इसको हम स्मॉल m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। क्यों? क्योंकि हमने माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू स्मॉल m। यहाँ पे ये मान लिया तो इसीलिए हो गया 9m प्लस 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड व थर्ड से क्या हुआ? फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से ये प्रूव हो गया कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये प्रूव हो गया। तो आपको जहां भी ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं कि कहाँ पे समझ में नहीं आया है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं विद्यावाणी, वहाँ हर सब्जेक्ट की बुक और सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्लस हमारा नंबर है 7000306375। कोई भी डाउट होने पे आप यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं अपने। तो ये सेशन समाप्त होता है। अगला एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स टू ऑल।